अब रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलिए क्लास रिकॉर्ड हो रही है। काफी दिन हो गए हैं, थोड़ा लिखने में समस्याएं हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के, लिखेंगे आप लोग, हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। लिखेंगे जॉर्ज, पहले ग्रियर्सन के अनुसार तो जॉर्ज अब्राहम, इनका पूरा नाम ऐसे भी लिख दे तो कोई बात नहीं है, जॉर्ज अब्राहम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, या डायरेक्ट लिख देते हैं ग्रियर्सन, मतलब इनका ये पूरा नाम हो गया। इनके अनुसार हम देखते हैं, इसमें लिखेंगे हेडिंग पहला लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, पहला लिखेंगे। मतलब इनके अनुसार हम देख रहे हैं, किनके अनुसार, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने काल विभाजन कैसे किया, क्योंकि इनसे पहले कोई काल विभाजन किया ही नहीं है। ठीक है, यानी कि हिंदी साहित्य के जो समय के अनुसार जो बंटवारा है वो इनसे पहले किसी ने नहीं किया। तो इनसे पहले कौन थे, शिव सिंह सेंगर थे और गारसा दत्तासी थे, तो ये दोनों लोग नहीं किए। तो काल विभाजन हमको ग्रियर्सन के यहाँ से मिलता है, तो ग्रियर्सन के यहाँ से ही देखेंगे, क्योंकि हमको देखना क्या है, काल विभाजन ही तो देखना है ना। तो काल विभाजन का पहला प्रयास ग्रियर्सन ग्रियर्सन ने किया, तो यहीं से हम देखेंगे कि काल विभाजन इन्होंने जो किया तो कैसे किया, पहला कौन सा रखा, दूसरा कौन सा रखा, तीसरा कौन सा रखा। ठीक है, बस शुरुआत किए, इतना इम्पोर्टेंस इनका नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी ने कहा कि इनके बारे में कुछ कहे हैं, जैसे उन्होंने ये कह दिया कि ये भी न देखना कि कौन सा कवि कहाँ आता है, कौन सा युग कहाँ आता है, बस अध्याय के रूप में जो है काल विभाजन करना, मतलब ये काल विभाजन नहीं बल्कि एक अध्याय चैप्टर वाइज लिखे हैं, तो उनको चैप्टर कहते हैं शुक्ल जी। काल विभाजन नहीं मानते, कहते हैं ये कोई काल विभाजन नहीं है, ये तो एक अध्याय है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को, इसमें लिखेंगे कि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में 11 युगों में बांटा है। ठीक है, 11 युगों में बांटा है। तो अगर आपसे प्रश्न बनता है कि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो आपको 11 बताना है, 12 नहीं बताना है। ठीक है, 12 नहीं बताना है, 12 12 भी है, 12 उसमें है क्या, 12 अध्याय हैं। ठीक है, अगर अध्याय पूछे तो 12 बता देना है, लेकिन अगर युग पूछे या भाग पूछे कितने भागों में इतिहास को बांटा गया है तो आप 11 ही बताएंगे,
क्योंकि जो 12 वाला है, जो मतलब 11 के बाद जो 12वां भाग है इनका, वो लिखा गया है विविध के रूप में। ठीक है, विविध का मतलब ये होता है कि जो कुछ हेलो छूट गया हो। ठीक है, जैसे विविध नहीं लिख हेलो देते हैं जब सारा चीजें। हाँ, आवाज जा सर, रही है ना? आपकी आवाज हम ही को गूंज रही है कि सबको? आवाज मेरी गुज रही है? नहीं सर, सही है। नहीं सर, सही है। अच्छा, हाँ ठीक ठीक सही है, और थोड़ा नेटवर्क का समस्या हो सकती है। जैसे हमने कहा कि ग्रियर्सन जो है अध्याय 12 बनाए हैं, तो लास्ट वाला जो 12 अध्याय है, 12वां जो अध्याय है उसको विविध विविध लिख दिए। विविध का मतलब ये हो गया कि जो किसी युग में छूट गए होंगे, या कुछ कई युगों में आ रहे होंगे, या उनका युग पता नहीं चल पा रहा होगा कि किस युग में है, तो ऐसे लोगों को जो है ये कहाँ रख दिए? विविध में। जैसे आप कोई चीजें लिखते हैं, जैसे इतिहास ही लिखते हैं, तो फिर लास्ट में एक विविध लिख देते हैं ना, विविध। विविध का मतलब ये है कि उसी से मिलता जुलता, थोड़ा हटके भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो विविध के रूप में उसको लिख दे। तो ये 12वां अध्याय है विविध, ये कोई भाग नहीं है। ठीक है, तो जब आपसे पूछे कि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तब आपका आंसर क्या होगा? 11 सही होगा। ठीक है, 12 नहीं, 12 गलत हो जाएगा। जब पूछे कि तो अध्याय तो कभी पूछ नहीं सकता, 12 आपको बताना ही नहीं है। ठीक है, जब अध्याय पूछेगा तभी बताना है। और ये जान लीजिए कि जो एग्जाम होगा उसमें अध्याय नहीं पूछेगा। ठीक है, भाग ही पूछेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो 11 आपको बताना है। अगर बाय द वे पूछ ही ले कि अध्याय कितने हैं, तब फिर आप 12 बता दीजिएगा। ठीक है, आगे देखें। पहला इसका कर लीजिए, क्योंकि एक दो पूछा, सभी नहीं पूछे जाएंगे, पहला पूछा जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंस है उनको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो पहला इनका पहला भाग कौन सा है? पहला पहला देखेंगे चारण काल, ये मोस्ट है, लगा लीजिएगा। चारण काल मोस्ट, ये क्या है? ये बार बार पूछता है। ठीक है, चारण काल, टाइम पीरियड इसमें लिख लीजिएगा, 700 ईस्वी से लेकर 1300। किसी का याद रहे चाहे न रहे, ये भी ईस्वी है। ठीक है, किसी का याद रहे चाहे न रहे, ये याद रखिएगा। और कि कोई काल आपको याद हो या न याद हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चारण काल का टाइम पीरियड आप याद रखिएगा कि साइज के सॉरी 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी। ठीक है, पहला इनका काल विभाजन का जो पहला है, पहला भाग है साहित्य इतिहास के काल विभाजन का जो पहला भाग है, चारण काल। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा, एक मिनट, पेन थोड़ा चेक कर लें। हाँ, चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी का धार्मिक धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसका टाइम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना पूछा जाएगा, ये वाला पूछा जाएगा, बस ये जानते रहिए। एक तो नाम पूछेगा, और बार बार ऐसे पूछ लेगा कि जैसे ग्रियर्सन ने आदिकाल का समय सीमा क्या माना है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, कि ग्रियर्सन ने आदिकाल का समय सीमा क्या माना है, तो आप यही बताएंगे कि 700 ईस्वी से उन्होंने स्वीकार किया। प्रारंभिक सीमा पूछ सकता है,
फिर अंतिम सीमा पूछ सकता है, मतलब अलग अलग भी पूछ सकता है, लेकिन अंतिम वाला इसको कम पूछ सकता है। अगर पूछेगा तो ज्यादा कहाँ, प्रारंभिक वाला को पूछेगा। ठीक है, प्रारंभिक सीमा तो 700 ईस्वी, यानी 700 ईस्वी से इन्होंने स्वीकार किया है। कौन? ग्रियर्सन ने। तीसरा देखिए, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। तो इसी को ये कहते हैं, ये कोई काल विभाजन है? ये तो नाम है, ये लग रहा है अध्याय है। कौन कहते हैं? ये शुक्ल जी कहते हैं। जायसी की प्रेम कविता। ठीक है, तीसरा हो गया, अध्याय के रूप में है एकदम बिल्कुल। ठीक है, चारण काल, ये इंपॉर्टेंस है, मोस्ट है। उसके बाद 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता। चौथा देख लीजिए, चौथा क्या है? ब्रज का, ब्रज का, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ठीक है, कहाँ का? तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। अगर इसका टाइम पीरियड अगर लिखे तो 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी। ठीक है, 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी लिख सकते हैं, पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन कृष्ण संप्रदाय है तो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। कहाँ इंपॉर्टेंस है? चारण काल वाला। ठीक है, चारण काल। और ये याद भी नहीं रखना है इनका कि 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, नहीं, याद नहीं रखना है। मतलब एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ग्रियर्सन ही किए हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए बस लिखते हैं, नहीं लिखे रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, भूल जाएंगे। याद पहला रखना है। आगे देखिए, 5 नंबर पर मुगल दरबार। जब मुगल दरबार था, मुगलों का जो दरबार था, उसमें भी कुछ कवि थे। उन कवियों को लेकर के इन्होंने लिखा मुगल दरबार। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर की अगर हम बात करें, तुलसीदास। तो तुलसीदास को लिखे हैं तुलसीदास। ठीक है, 7 नंबर की अगर बात करें, ये भी मोस्ट है, ये भी क्या है? मोस्ट है, रीतिका। इसको भी आप मोस्ट लगा लीजिए और टाइम पीरियड इसका भी लिख लीजिए। 1500 से 1692 ईस्वी। ठीक है, तो ये रीति काव्य मोस्ट है, इसको मोस्ट लगा लीजिए। ये पूछा जा सकता है कि रीति काल को रीति काव्य किसने कहा? ठीक है, तो मोस्ट है, रीति काल को रीति काव्य किसने कहा? ठीक है, तो ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है, 8 नंबर का देखिए, 8 नंबर का तुलसीदास के अन्य लिखेंगे, तुलसीदास के अन्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती। तुलसीदास के अन्य परवर्ती का मतलब हो गया कि तुलसीदास के बाद के कवि। ठीक है, तो तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, कवि
और इसका टाइम पीरियड इन्होंने दिया है 1600 से 1700, ठीक है, 1600 से 1700 ईस्वी। तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि। 9 नंबर पर देखते हैं, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, यानी कि जो जब अंग्रेजों का शासन था तो विक्टोरिया जो है महारानी थी, वही शासन कर रही थी, तो उनके शासन में जो है हिंदुस्तान कैसा था, उस समय कैसी कविताएं लिखी जा रही थी। ठीक है, तो उस समय की ये रचनाओं का, उस समय के कवियों का जिक्र 9वें भाग में किए हैं। आगे देखते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे है, कंपनी के शासन में, कंपनी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अंग्रेजों का, वो भी शासन कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और लास्ट है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी। और इसके बाद 12 नंबर पे विविध लिखे हैं, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। नोट में लिख लीजिए कि ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में कुल 12 अध्याय है। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में कुल 12 अध्याय है। ठीक है, ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं। तो नोट में बस ये लिख लीजिए। जब अध्याय पूछे तो आप 12 बताएंगे, अन्यथा क्या बताएंगे, कितने भागों में बांटा या कितने युगों में बांटा, तो आप 11 ही बताएंगे। 11 आपने लिखा है, वो ज्यादा नहीं लिखवा रहा है, इसीलिए 12 नहीं लिखवाए, क्योंकि आप 12 याद कर लेंगे, वहां पे 12 बता देंगे। ठीक है, 12 नहीं बताना है। चलिए अब अगले जो लेखक हैं इतिहास ग्रंथ कौन है अगला, ग्रियर्सन के ठीक बाद शुक्ल जी है या मिश्र बंधु है? मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखते हैं। तो लिखिए, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, ये तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार था, या जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन था। अब मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखिए। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, इन्होंने क्या, कैसे काल विभाजन किया, कितने भागों में किया, उस चीज को देखना है। तो लिख लीजिए पहले, तो यहाँ 1 नंबर नहीं लिखेंगे, उससे पहले लिखिए उन्होंने कितने भागों में बांटा, इसको तो लिखेंगे ना। देखिए,
कुल 5 भागों में बांटा है। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में लिख लीजिए, नहीं तो पूरा लिखना चाहे तो ऐसे लिखिए, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास काल को 5 भागों में बांटा है, ऐसे लिख लीजिए। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 5 भागों में बांटा है। ठीक है, यानी मिस्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटा है। पहला लिखेंगे आरंभिक, आरंभिक। देखिए, आरंभिक और प्रारंभिक को लेकर के जो समस्या आती है वो एक बार प्रश्न बन गया था, बार बार नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों एक ही मान लिया जाता है, तो जो विकल्प में रहेगा वही आप सही करिएगा। ठीक है, अगर आरंभिक दे दिया, अगर आरंभिक दे दिया और विकल्प में जो है गणपति को रख दिया, मिश्र बंधु को नहीं रखा है, तो अब गणपति लगा दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जो विकल्प में रहेगा वो आप लगा दीजिएगा। हाँ, ये मत सोचिएगा कि नहीं ये वो तो मिश्र बंधु का है, विकल्प में है ही नहीं है, तो हम कैसे लगाएं। तो जो रहेगा वही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आरंभिक प्रारंभिक में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सेम मान लिया गया है। ठीक है, तो देखिए आरंभिक काल, इसका टाइम पीरियड लिखिए। पहले लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि आदिकाल है ना, आदिकाल का बार बार पूछता है समय पीरियड क्या है, तो पूछ सकता है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार बताइए क्या है। तो यहाँ लिखिए कि 700 जो गिरियासन का है वही इनका भी है, क्योंकि ये भी उसी कवि को माने थे पहला कवि, और वो भी उसी कवि को पहला कवि माने थे, इसीलिए इनका टाइम पीरियड क्या है, सेम है। तो 700 ईस्वी से लेकर, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, 1444 ईस्वी नहीं लिखेंगे, ये विक्रम संवत में ये लोग लिखे हैं। ठीक है, तो इधर पीछे लिख लीजिए विक्रम संवत। मेरे पास थोड़ा जगह की कमी है, इसीलिए मैं चल क्यों नहीं रहा है सही। सर आप बोल दीजिए, हम लोग लिख लेंगे। विक्रम संवत, ठीक है, तो मैं बोल ही रहा हूँ, लिख कह रहा हूँ, लिख तो बस थोड़ा बहुत रहा हूँ। तो आरंभिक काल जो है 700 विक्रमी संवत से लेकर 1444 विक्रम संवत। ठीक है, ये डेट आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ मोस्ट लगा लीजिए। और ये डेट भी तो जान लीजिए, आदिकाल का डेट याद रखिएगा सभी का, बाकी ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन आदिकाल का याद रखना है। आदिकाल का इसलिए कि बार बार प्रश्न बन चुके हैं कि इनके अनुसार आदिकाल का, या आदिकाल का समय क्या है, समय सीमा क्या है, मिश्र बंधुओं के गिरियासन के अनुसार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो सारा डेट आपको नहीं याद रखना, लेकिन आरंभिक काल याद रखिए, यानी मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कहाँ से माना है, तो यहीं से बताएंगे 700 से लेकर के 1444 तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, इसमें इन्होंने 2 भाग किया था, 1 मिनट उसको भी यहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, आरंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया था, कौन, मिश्र बंधुओं ने 2 भागों में बांट दिया। तो कौन कौन वो 2 भाग हैं? तो पहला जो भाग था इनका प्रारंभिक, जो प्रारंभिक भी लिख सकता है आरंभिक भी, तो प्रारंभिक आरंभिक में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो जो प्रारंभिक काल लिखे यानी आरंभिक काल लिखे, तो उसको 2 भागों में बांट दिया। तो कह दिया पूर्व है और एक को कह दिए उत्तर है। पूर्व मतलब कि पहले, यानी आरंभिक काल का पहला 2 भागों में बांट दिया, तो जो पहले भाग आया उसको पूर्व कह लेंगे, और उत्तर मतलब बाद। ठीक है, तो 2 भागों में बांट दिए, तो लिखेंगे पूर्व आरंभिक, पूर्व आरंभिक काल।
पूर्व आरंभिक काल। ठीक है, और इसकी समय सीमा अगर पूछा जाए तो यहाँ समय सीमा लिख सकते हैं 700 से 1343 विक्रमी संवत। ठीक है, 700 से 1343 विक्रमी संवत। और दूसरा जो भाग है वो है उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल, और इसके जो समय पीरियड है 1343 से 1444 विक्रमी संवत। ठीक है, 1343 से 1444 विक्रमी संवत, यानी एक भाग कंप्लीट हुआ। तो अगर ये आप नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, पहला बस ये जानिए मोस्ट, और इसका ये टाइम जानिए मोस्ट है। बस ये दो भागों में बांट दिए, ये पूछता नहीं है, ये फर्स्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला इनका भाग देखते हैं। दूसरे नंबर का जो भाग है इसको इन्होंने कहा माध्यमिक काल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, माध्यमिक काल। और इसका जो समय बताया इन्होंने 1445 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर वाले में संशोधन करना पड़ेगा एक जगह। ठीक है, जो ये टाइम पीरियड लिखे हैं थोड़ा सा देखेंगे कहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एक एक साल जोड़ दिया है। ठीक है, इसको कट करेंगे, दिख रहा है ना कहाँ कट किया, ये 1344 से लिखेंगे 1444 इसको। ठीक है, यहाँ 43 से खत्म हुआ तो ये 44 से शुरू करते हैं। ठीक है, यही एक व्यक्ति है कि मतलब जहाँ खत्म होता है एक जोड़ करके शुरू करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? जी तो सर। ऐसे लिख लेंगे। हाँ, तो अब देखिए यहाँ 1444 से खत्म हुआ तो 45 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1445 से 1560 विक्रमी संवत। ठीक है, माध्यमिक काल 1445 से 1560। और ये माध्यमिक काल क्या है, माध्यमिक काल वही रीति काल आ जाएगा, भक्ति काल आएगा। ठीक है, तो पहले भक्ति काल फिर रीति काल। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने क्या किया, दो भागों में बांटा, इसको भी दो भागों में बांटा, क्योंकि इसमें रीति काल भी है और भक्ति काल भी है। पहला भाग इन्होंने बताया पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड इन्होंने बता दिया 1445 से 1445 से 1445 से 1500। ठीक है, 1445 से 1560 विक्रमी संवत। अच्छा, ये ऊपर वाला सेम हो गया ना, ऊपर वाला को अच्छा रीतिकाल इसमें छूट रहा है, इसमें रीतिकाल को ऐड कर लीजिए। तो 1 मिनट, यहाँ पे जो होना चाहिए 1445 से लेकर
1680 1680 इसको करिए, क्योंकि एक ही टाइम एक छूट जाएगा इसमें। 1680, क्योंकि वो भक्ति काल का ही केवल लिखा गया है। ठीक है, 1445 से 1560 तो केवल भक्ति काल है, तो भक्ति काल। अब उसमें जबकि इसमें दोनों है ना, भक्ति काल और रीति काल दोनों है, तो शुरुआत 1445 भक्ति काल से और खत्म कहाँ होगा, रीति काल। ठीक है, 1680, तो 1680 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1445 से 1560 विक्रम संवत। दूसरा भाग देखेंगे, उत्तर माध्यमिक काल। ये समय नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला याद रखिएगा, इधर इधर का नहीं पूछा जाएगा। जो हम टाइम पीरियड ये लिख रहे हैं, ये टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इनका नाम थोड़ा मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला वाला ये नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपको पता ही है कि वो पूर्व और उत्तर लगा के लिखे हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो पूर्व माध्यमिक काल, और इसमें उत्तर नहीं लगाए, इसमें बल्कि प्रौढ़ लगाए हैं। एक मिनट, हाँ प्रौढ़ लगाए, ठीक, प्रौढ़ लगा इसमें। ठीक है, इसमें उत्तर नहीं लगा है। किसमें, इसमें उत्तर लिखना चाहिए लेकिन प्रौढ़ लिख दिए। ठीक है, तो आप भी प्रौढ़ लिख लीजिए। पूर्व मतलब पहले, और प्रौढ़ का मतलब कि थोड़ा और विकसित हो जाना, भाषा और प्रबल हो जाना, तो प्रौढ़ कर दिए। उत्तर नहीं लिखे हैं, यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि पूर्व पूर्व तो लिखते आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा पूर्व तो उत्तर। ठीक है, और यहाँ पर लिखे उन्होंने क्या, पूर्व, तो यहाँ होना चाहिए उत्तर, लेकिन उत्तर न लिख करके प्रौढ़ लिख दिए। ठीक है, और टाइम पीरियड कहाँ जाएगा, तो टाइम पीरियड देखें तो यहाँ 60 पे खत्म हो रहा है, तो 61 से शुरू हो जाएगा, 61 से शुरू हो गया, और खत्म कहाँ होगा, तो 1680, ये वाला लास्ट विक्रम संवत, सब विक्रम संवत में है। ठीक है, विक्रम संवत। टाइम पीरियड नहीं भी याद है तो भी चलेगा। ठीक है, और ये प्रौढ़ बस देखे रहिए, ये याद रखिए। शुरुआत वाला आदिकाल ज्यादा मोस्ट था। ठीक है, आदिकाल ही इनका ज्यादा मोस्ट है और कुछ नहीं। हाँ, एक और मोस्ट है इनका, वो देखिए अलंकृत काल। ये प्रश्न बनता है, इसको मोस्ट कर लीजिएगा। तीसरा, इन्होंने रीति काल को क्या कह दिया, इन्होंने रीति काल को क्या कहा, अलंकृत काल। हाँ, अलंकृत काल, ये मोस्ट है, यहां मोस्ट लगा लीजिए। ये प्रश्न बनता है, ये क्या है, मोस्ट। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट है। अलंकृत काल किसने नाम दिया, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है देखा जाए तो 1681 से लेकर के 1889 विक्रमी संवत। सबके सामने क्या लिखेंगे, विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 1681 से लेकर के 1889 विक्रमी संवत। ठीक है, इसको भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहले भाग की अगर बात करें तो पूर्व, पूर्व अलंकृत काल, अगर एक में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, पूर्वालंकृत काल। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, पूर्वालंकृत काल। आप लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, पूर्व अलंकृत काल या पूर्वालंकृत काल। ठीक है, टाइम पीरियड अगर इसका लिखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे 1681 से 1790 विक्रमी संवत।
ठीक है, 1681 से 1790 विक्रमी संवत। और दूसरा जो इनका भाग आता है उत्तर अलंकृत काल। अगर एक ही में लिखना चाह रहा है, अलग अलग लिखना चाह रहा है तो ऐसे लिखेंगे, उत्तर अलंकृत काल। अगर एक में लिखना चाह रहा है तो ऐसे लिखेंगे, उत्तरा उत्तरालंकृत काल। ठीक है, उत्तरालंकृत काल। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 90 पे खत्म हुआ, 91 से शुरू हो जाएगा, यानी 1791 से कहाँ तक, 1889 तक। 1889, ठीक है, विक्रमी संवत, 1889 विक्रमी संवत, 1889 विक्रमी संवत। तो इम्पोर्टेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सब बस कोटा पूर्ति है, दो भागों में बांट दिए, आपको याद इसी को रखना है, अलंकृत काल। अच्छा, आगे चलते हैं, परिवर्तन काल। परिवर्तन काल ये चौथा है, इनका क्या है, चौथा भाग। चौथा भाग है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल, जैसे रीतिकाल खत्म हो गया, फिर आधुनिक काल आया, ठीक है, यहाँ रीतिकाल खत्म हो गया, समाप्त, और यहाँ आधुनिक काल शुरू हुआ, आधुनिक काल यहाँ शुरू हुआ। तो इन जहाँ ये खत्म हुआ और ये जहाँ शुरू हुआ, इसके बीच में कुछ समय बच गया, ठीक है, आधुनिक काल यहाँ से शुरू हुआ और रीतिकाल यहीं पे समाप्त हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक समय बच गया, कुछ समय छूट गया, उसी को इन्होंने परिवर्तन काल नाम दे दिया। यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है और इसी परिवर्तन की वजह से ये आधुनिक काल, तो आधुनिक काल यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहीं समाप्त हो गया, तो यहाँ कुछ समय आ रहा है ना, 2-4 बरिस, 10 बरिस, 15 बरिस, ठीक है, 20 बरिस, 25 बरिस, हाँ, जो भी समय बच रहा है इसके और इसके बीच में, वो समय क्या है, तो उसी समय को इन्होंने कह दिया कि परिवर्तन काल है, ठीक है, परिवर्तन काल। इसका अगर टाइम पीरियड देखिए, हाँ बिल्कुल 1890, क्योंकि 89 पे खत्म हुआ था, तो 1890 से 1925, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंस है टाइम पीरियड। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंस है। 1890 से 1925 विक्रम संवत, ये सन में नहीं है, ईस्वी में नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, ईस्वी में नहीं है। इसका दो भाग नहीं है, एक ही भाग है। पांचवें की अगर बात करें, इसको इम्पोर्टेंस लगा लीजिएगा, मैं लिख भी देता हूं, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। ये क्या है, मोस्ट, मोस्ट है, ये प्रश्न बनता है, परिवर्तन काल का समय पूछ सकता है, ये समय याद रखिएगा, ये भी मोस्ट है, इसको भी लिख लीजिए मोस्ट। ये समय भी आपसे पूछा जा सकता है, एक तो आदिकाल का, एक यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये भी मोस्ट है। आप देखेंगे 8 नंबर, सॉरी 5 नंबर, 4 के बाद 5 नंबर, वर्तमान काल, ये भी मोस्ट है। क्यों मोस्ट है, क्योंकि इन्होंने वर्तमान काल कह दिया, कहना क्या चाहिए था, आधुनिक काल।
लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, वर्तमान काल। इसका जो टाइम पीरियड होगा 1925 पे खत्म है ना, तो 26 से शुरू हो जाएगा। तो 26 से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, तो अब तक चलेगा। तो यहाँ यहीं पे विक्रम संवत लगा लीजिएगा। 1 मिनट मैं ही रख देता हूँ। ठीक है, 1926 विक्रमी संवत से अब तक, ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी क्या है, मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। क्योंकि पूछ सकता है कि मिस्र बंधुओं ने वर्तमान काल किस युग को कहा है, आधुनिक काल को। ठीक है, किस काल को, आधुनिक काल को। या आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा, मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, मोस्ट हो गया। अब चलते हैं शुक्ल जी के अनुसार। ये शुक्ल जी तो एकदम मोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। ठीक है, इन्होंने काल विभाजन कैसे किया, तो कुल 4 भागों में किया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में, 4 भागों में। मिस्र बंधु 5 भागों में। ठीक है, और ग्रियर्सन 11 भाग में। एकदम कंठस्थ रहे, 5 भाग में मिस्र बंधु, 11 भाग में ग्रियर्सन, 4 भाग में शुक्ल जी। पहला देखते हैं। पहला देखिए, पहला इन्होंने लिखा, इन्होंने क्या किया कि दोहरा नामकरण किया है। ये भी ध्यान रखने का कि सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजनों का या कालों का दोहरा नामकरण किसने किया, तो शुक्ल जी ने किया। ठीक है, दोहरा नामकरण। तो यहाँ लिखेंगे आदिकाल। आदिकाल, इन्होंने इसको क्या नाम दिया था, वीरगाथा काल। फिर नाम बदला और कहा वीरगाथा काल, आदिकाल कह दिए। ठीक है, तो आदिकाल इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने पहले क्या कहा था, वीरगाथा काल। फिर बाद में इसको उन्होंने क्या दिया, हाँ आदिकाल ठीक है, तो आदिकाल वीरगाथा काल। ठीक है, दोहरा नामकरण किया। दोहरा नामकरण का मतलब ये हो गया कि इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था, फिर सुझाया गया किसी के द्वारा कि नहीं आदिकाल अच्छा है। आदिकाल किसने नाम दिया था, सोचिए। तो जब सुझा दिया गया कि आदिकाल नाम हो सकता है, अच्छा है, तो इनको भी लगा कि नहीं आदिकाल सही है, तो इन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल भी कह दिया कि मतलब हाँ आदिकाल। ठीक है, तो दोहरा नामकरण किया, दो दो नाम लिख दिया, आदिकाल भी नाम दिया और वीरगाथा काल नाम तो दिए ही थे। ठीक है, तो दोहरा नामकरण का मतलब कि दो दो नाम देना। ठीक है, तो दो दो नाम इन्होंने दिया। अब देखिए इनका तो ये सब सारे खंड इनका इम्पोर्टेंस है, जो भी नाम रख दिए सारा इम्पोर्टेंस है। और टाइम पीरियड इन्हीं का याद रखना है। ठीक है, टाइम टाइम पीरियड किसका याद रखना है, शुक्ल वाला। बाकी का आदिकाल याद रखिए, जो आदिकाल पे जो है टाइम पीरियड। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आदिकाल जो नाम किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, टाइम पीरियड देखिए इसका क्या है, तो 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत, पूरा टाइम आपको याद रखना है। ये मोस्ट है, जो भी लिखा जाएगा यहाँ पर शुक्ल के अनुसार सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट।
मोस्ट। ठीक है, आदिकाल को ही वीर, आपसे पूछा जाएगा कि आदिकाल नाम किसने, पहले वीरगाथा काल ही लिख देना अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं है। जो वीर गाथा काल है आपको यही ध्यान रखना है, ये शुक्ल जी ने दिया। फिर बाद में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल बता दिया तो इन्होंने आदिकाल नाम भी क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, ऐसे समझिए। इसके बाद आगे देखिए, दूसरे नंबर पर देखेंगे पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल। ठीक है, और इसी को इन्होंने क्या नाम दिया था, भक्ति काल। भक्ति काल, ठीक है, सब लोगों ने स्वीकार किया। टाइम पीरियड अगर देखें तो 1375 से खत्म हुआ तो 1375 से ही शुरू होगा, सॉरी 76 से नहीं होगा, 75 से ही होगा। ठीक है, 1375 विक्रमी संवत से लेकर के और 1700 विक्रमी संवत तक। ठीक है, 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक क्या है, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल है। ठीक है, अब चलते हैं अगला रीति काल को देखते हैं। इन्होंने तीसरा जो खंड है उसको लिखा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्य काल, आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है। ठीक ठीक, कोई बात। हाँ, उत्तर मध्यकाल, इन्होंने इसको क्या कह दिया, रीतिकाल। इन्होंने इसको क्या कह दिया, रीतिकाल कह दिया। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने क्या कह दिया, रीतिकाल कह दिया। और इसका जो टाइम पीरियड इन्होंने बताया 1700 विक्रमी संवत से लेकर के और 1900 विक्रमी संवत, ये एकदम पूरा टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए शुक्ल जी का। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंस है। आधुनिक काल चौथा जो है, 4 ही भागों में बांटे थे, तो आधुनिक काल। आधुनिक काल, और इन्होंने इसको नाम दिया था गद्य काल। प्रश्न बनता है, ये सब इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मोस्ट नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि सब इनका मोस्ट है शुक्ल जी का। तो आधुनिक काल, इसी को इन्होंने क्या कह दिया, गद्य काल कह दिया। और टाइम पीरियड कहाँ दिए, तो 1900 पर खत्म हुआ, वहीं से शुरू हो जाएगा। 1900 विक्रमी संवत से अब तक। ठीक है, अब तक इनके आधुनिक काल में इन्होंने आधुनिक काल का भी कई भाग किए हैं, जैसे 3 भाग किए हैं, तो उसको भी आप लिखेंगे। आधुनिक काल के नीचे 3 भाग बना लेंगे, जैसे इस टाइप से। फर्स्ट, और लिखेंगे प्रथम उत्थान। आधुनिक काल को भी इन्होंने बांट दिया 2-3 भागों में, तो 3 भागों में बांटा था। प्रथम उत्थान, तो यही लिखिए प्रथम उत्थान। सर एक बात पूछनी थी।
सर ये जो इन्होंने लिखा प्रथम उत्थान द्वितीय, इसमें गद्य और काव्य का अलग अलग है सर? हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, प्रथम उत्थान उसमें भी है, प्रथम उत्थान उसमें भी है, तो आपको काव्य वाला पूछता है, ठीक है। जी सर। हाँ, काव्य वाला ही पूछता है। तो नाम वो जैसे जैसे गद्य का अलग लिखे हैं, फिर पद का अलग लिखे हैं, तो पद वाला में भी वही नामकरण है और गद्य वाला में भी वही नामकरण है, ठीक है। यहाँ भी प्रथम उत्थान है, वहां भी प्रथम उत्थान है, तो उससे कोई समस्या नहीं है, दोनों में है। तो अब अलग अलग तो लिखेंगे नहीं ना, 6 नहीं लिखना है, 3 ही लिख लीजिए, उतना काफी है। प्रथम उत्थान, उसका टाइम पीरियड क्या है आपसे पूछेगा तो यही बताना है कि 1925 से लेकर 1925 से लेकर के 1950 विक्रमी संवत, सब विक्रमी संवत में है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको ईस्वी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने नहीं कन्वर्ट किया। अगर आपके पास जगह हो तो पीछे ईस्वी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या नीचे किसी अदर पेन से कर लीजिएगा, ठीक है। अदर कलर की पेनों से जो है इसको ईस्वी में कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा, सभी को जो विक्रमी संवत में है, शुक्ल वाले को, क्योंकि कभी कभी सन में पूछ लेता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। शुक्ल जी का जो काल विभाजन है कभी विक्रमी संवत में कभी ईस्वी में, दोनों में पूछता है, ठीक है। जैसे मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये 1700 है ना, 1700, इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 57 वर्ष घटा देंगे तो 1643 ईस्वी हो जाएगा, 1643 ईस्वी। अब ये ईस्वी में बन गया 1643 ईस्वी, और ये कितने 57 वर्ष इसमें से घटा दीजिए तो 1843 ईस्वी, ऐसे ईस्वी में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 1925 को क्या लिखेंगे, 1925 में से जब 57 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1868 ईस्वी, 1868 ईस्वी, और 50 में से जब 57 घटाएंगे तो 1893 ईस्वी, ठीक है। तो अगर ईस्वी में इसी चीज को लिखना चाहें, हम 1925 को ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1868 ईस्वी आ जाएगा, 1950 को ईस्वी में कन्वर्ट करें तो 1893 ईस्वी आ जाएगा। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा सभी को, ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है। तो यहाँ तो लिख लीजिए 1925 विक्रमी संवत से 1950 विक्रमी संवत, या करके नीचे लिख लीजिए, या उसी के नीचे लिख लीजिए 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, दोनों में से कोई एक आ सकता है विकल्प में, ठीक है। और ये बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट है, पूछा गया है। और देखेंगे, और ये किसको कहा गया है, ये प्रथम उत्थान काल जो समय इन्होंने दिया, सॉरी नाम दिया है प्रथम उत्थान, ये किसके लिए दिया है ये आप बताएंगे। भारतेंदु युग। हाँ, भारतेंदु युग के लिए, बिल्कुल। भारतेंदु युग को इन्होंने क्या कह दिया, प्रथम उत्थान कहा है, ठीक है। और जो जो रीतिकाल और आधुनिक काल के बीच का जो समय है, रीतिकाल और आधुनिक काल के बीच का समय है, उसको इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। हाँ, परिवर्तन काल के ही नाम पर वो चल रहा है, परिवर्तन काल मिश्र बंधु रखे थे ना, वही। तो यहाँ इन्होंने भी छोड़ा है, क्योंकि देखिए आदिकाल इन्होंने, सॉरी रीतिकाल कहाँ शुरू हुआ था, समाप्त हुआ, तो देखिए 1843, और इनका प्रथम उत्थान कहाँ शुरू हो रहा है, 1868। तो 1843 से ये खत्म हो गया ना, कौन, रीतिकाल। तो रीतिकाल यहाँ खत्म हुआ और प्रथम उत्थान काल 68 से, तो कितना समय बच गया, जोड़ लीजिए कितना समय बचा, 25 वर्ष बचा ना। ये जो 25 वर्ष है इसको इन्होंने शुक्ल जी ने छोड़ दिया है, आधुनिक काल में ही, मतलब उसको रख लिए, मतलब परिवर्तन के दौर में छोड़ दिया, ठीक है। और भारतेंदु युग यहाँ से स्टार्ट कर दिए, कहाँ से, 1868 ईस्वी से। चलिए, अगर सर्वमान मत तो हो कि भारतेंदु युग कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से प्रारंभ माना जाए, तो वो मत कौन सा होगा जो सर्वमान्य है। अगर नाम न दे और ऐसे पूछ दे तो क्या बताएंगे आप, 68 मानेंगे, 50 मानेंगे, या 57 मानेंगे, या 60 मानेंगे। सबको किसी न किसी ने माना है, 1868।
नहीं, 1868 नहीं मानेंगे, 1868 शुक्ल ने माना है। जब सर्वमान्य मत की बात आएगी तब आपको 68 मानना, सॉरी 57 मानना है। कहाँ मानना है? 57। हाँ, क्रांति से शुरू हुई, ठीक, सॉरी 1900 हो गया, 1800, 1800, 1800, ठीक है, 1800, 1900 नहीं। क्रांति जो हुई थी 1857 की, वहीं से मान लिया गया, ठीक है। और 1850 में चूंकि भारतेंदु जी का जन्म हुआ तो ये हुआ कि यहाँ से नहीं मान सकते, क्योंकि जन्म होते तो भारतेंदु जी लिखेंगे नहीं, तो यहाँ से नहीं मान सकते। आधुनिक युग को उन्होंने बताया कि क्रांति जब हुई तो वहीं से जन्म लिया, ठीक है, वहीं से जो है आधुनिकता आने लगी। और उसके बाद जब भारतेंदु जी लिखना शुरू किए तो बिल्कुल आ गए, ठीक है। शुक्ल जी, भारतेंदु जी जब लिखना शुरू किए तब से मानते हैं, और बाकी सभी लोग जो है इसको मानते हैं, इस टाइम को। कुछ लोग इसको भी मानते हैं, लेकिन ये भी सर्वमान्य नहीं है और ये भी सर्वमान्य नहीं है। ये शुक्ल जी के अनुसार सर्वमान्य है केवल, और ये सभी के अनुसार मान्य है, ठीक है। कौन? 57 वाली, 1857। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, द्वितीय उत्थान, यहाँ लिखेंगे कौन सा उत्थान? दूसरा नंबर का, द्वितीय द्वितीय उत्थान। और द्वितीय उत्थान की जो समय सीमा है ये भी आपको याद रखना है, 1950 विक्रमी, यहाँ विक्रमी मत लिखिए, लास्ट में लिख लीजिए, 1950 विक्रमी संवत से लेकर के 1975 विक्रमी संवत। अगर इसको सन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1893 ईस्वी से लेकर के और 1918 ईस्वी तक। ये ईस्वी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और द्वितीय उत्थान किसको कहा गया? वेदी युग को सर। हाँ, द्वि से द्वितीय, द्वि से द्वितीय युग, द्वितीय उत्थान मतलब द्वितीय युग को कहा गया, ठीक है। और तीसरा जो इनका आता है तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान, तृतीय उत्थान 1975 के यहाँ से शुरू होता है और अभी खत्म नहीं हुआ था तब तक शुक्ल जी का डेथ हो गया, ठीक है। तब तक शुक्ल जी क्या हो गए? मर गए। तो अब तक यहाँ लिख सकते हैं। अब उनके अनुसार अब तक तृतीय उत्थान ही चल रहा है, ठीक। तो 1975 विक्रमी संवत से प्रारंभ हुआ तृतीय उत्थान और लिख ही रहे थे तब तक उनका डेथ हो गया और मतलब इतिहास ग्रंथ समाप्त हो गया, क्योंकि इतना ही साहित्य ही लिखा गया था अभी, और उनके बाद के लिखे गए तो बाद वाले जो है उसमें एडजस्ट किए हैं, ठीक है। तो तृतीय उत्थान 1975 से शुरू हुआ था, अभी खत्म नहीं हो पाया था, तब तक उनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। अगर इसको सन में करें तो कहां से शुरू हुआ? 1918 ईस्वी से अब तक, ठीक है। 1918 ईस्वी से अब तक। अब ये किसको कहा गया? तो छायावाद को कहा गया, ठीक है। तृतीय उत्थान मतलब छायावाद। ये किसके अनुसार रहा? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। और ये सारे नामकरण शुक्ल जी का इम्पोर्टेंस है, ये बार बार ये पूछे जाते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और कौन पूछा जाता है? तो ये भी बार बार पूछा जाता है। और ये इतना नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा, इसका टाइम पीरियड पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शुक्ल जी को ही लगा लीजिए मोस्ट।
अब इसके बाद देखते हैं राम कुमार वर्मा के अनुसार, ठीक है, राम कुमार वर्मा के अनुसार तो लिखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, ठीक है, पहला लिख लीजिए और इसको मोस्ट भी लगा लीजिएगा, संधि काल। प्रश्न बनता है यहां से संधि काल, चारण काल, संधि काल, चारण काल। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 700 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत। टाइम पीरियड देख लीजिए इनका, 700 से ये भी स्वीकार किए, 700 से कौन, गिरियासन स्वीकार किए, 700 से और कौन किया, मिश्र बंधु स्वीकार किए, और किसने किया, राम कुमार वर्मा ने भी किया, ठीक है। संधि काल और चारण काल नाम दिया किसने, राम कुमार वर्मा ने। किसको दिया, आदिकाल को, ठीक है, किसको, आदिकाल को। ऐसे लिख लीजिए, अगर जगह बच रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आखिर संधि काल को कहां से कहां तक, ठीक है, स्पेशली संधि काल, इसको लिख लीजिए 700 से 1000 विक्रमी संवत, 700 से 1000। इसी में पूछता है कि संधि काल के अंतर्गत राम कुमार वर्मा ने किस साहित्य को स्थान दिया है, ठीक है। तो देखिए 700 से 1000 के बीच के साहित्य को, तो 700 से 1000 के बीच का साहित्य क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सिद्ध साहित्य हो सकता है, हाँ सिद्ध साहित्य हो सकता है, नाथ साहित्य हो सकता है, अपभ्रंश हो सकता है, बिल्कुल अपभ्रंश साहित्य हो सकता है। और उसके बाद चारण काल का टाइम पीरियड लिख लीजिए, ये क्या है, तो 1000 से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ कहां से शुरू होगा, 1000 से, और कहां तक जाएगा, तो 1375, 1375 विक्रमी संवत, ठीक है। ये स्पेशली किसका है, चारण काल का, यानी इसका रासो काल। ये, हाँ इसमें हाँ पूछे जाएगा कि चारण काल में राम कुमार वर्मा ने किस साहित्य को स्थान दिया है, तो रासो साहित्य को, ठीक, और आदि लौकिक साहित्य को, ठीक है। तो लौकिक साहित्य ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, चारण साहित्य, भाटों का साहित्य, चारणों का साहित्य, रासो साहित्य, जो भी नाम दे सकते हैं उसको, ये इंपॉर्टेंस है। किसमें है ये, चारण काल में। और इसमें संधि काल में तो सिद्धों का, नाथों का, ठीक है। तो संधि काल हमारा हो गया। दूसरा भाग देखेंगे, दूसरा भाग जो है इनका भक्ति काल। क्या है, भक्ति काल। शुक्ल ने जो नाम दिया था उसी नाम को इन्होंने भी स्वीकार किया है, भक्ति काल। इसका इन्होंने टाइम पीरियड बताया कि 1375 विक्रमी संवत से लेकर के, ये सब शुक्ल जी पे आ गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुक्ल जी का जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड आप पकड़ लिया, ठीक है, 1375। बस शुरुआत वाला देखना है, थोड़ा सा खींच करके ले गए हैं, कहा, नीचे 700 ईस्वी। उसके बाद फिर शुक्ल जी का जो टाइम पीरियड है, जो उन्होंने टाइम पीरियड जो निर्धारित किया है उसी पे ही चलने लगते हैं, ठीक है। तो भक्ति काल 1375 से 1700। तीसरा देखे तो रीति काल, रीति काल
और रीतिकाल का इन्होंने टाइम पीरियड वही बताया जो शुक्ल जी ने बताया, 1900 विक्रमी संवत। ठीक है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। चौथा इन्होंने आधुनिक काल बताया, और कोई ऐसा लेखक है, इतिहासकार है, जिसका इतिहास ग्रंथ अधूरा रह गया है। तो देखिए, आधुनिक काल 1900 से अब तक, 1900 विक्रम संवत यहाँ लिख सकते हैं, से अब तक। तो बताएंगे किसका अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया है, केवल भक्ति काल तक ही लिखा है, आदिकाल से भक्ति काल। सर अभी अगर गणपति चंद्र गुप्त हैं, उनका इम्पोर्टेंट है ना? गणपति चंद्रगुप्त, हाँ, प्रश्न वहां से भी बन जाते हैं। तो हमारे प्रश्न का आंसर देंगे, कौन सा इतिहासकार है जिसका इतिहास ग्रंथ अधूरा रह गया, जिसमें केवल आदिकाल से लेकर के भक्ति, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यही राम कुमार वर्मा। इन्होंने बांटा तो यहाँ तक बांटा और योजनाएं आधुनिक काल लिखने के लिए, लेकिन भक्ति काल तक ही पूरा कर पाए। ठीक है, रीतिकाल नहीं लिख पाए, रीतिकाल के अंतर्गत का जितने कवि हैं उनका वर्णन नहीं दे पाए, छूट गया है। आधुनिक काल भी छूट गया, नहीं पूरा कर पाए, तो केवल भक्ति काल तक ही इन्होंने क्या किया, पूरा किया है। ठीक है, अब लिखेंगे अगले कवि जो हमारे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी, डॉक्टर मत लिखिए इनके नाम में, इनके नाम में डॉक्टर शोभा नहीं दे रहा है, इनके नाम में आचार्य शोभा देगा। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 में हुआ था महादेव विजय वर्मा के साथ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, ठीक है, का काल विभाजन लिख लीजिए। पहला देखिए इनका काल विभाजन क्या है। इन्होंने कहा कि इसका नाम न तो बिरगाथा काल है, न तो चारण काल है, न तो बीजवपन काल है, इसका नाम एक ही है जो सही सही बैठ रहा है, क्या, आदिकाल। आदिकाल इन्होंने नाम दिया, कहा कि यही सही है और यही सटीक है, और टाइम पीरियड इन्होंने बताया 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि भक्ति काल, भक्ति काल शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया, या पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भक्ति काल को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। 1400 से लेकर के 1600 ईस्वी तक। बात तीसरे की करें तो इन्होंने क्या कहा, रीतिकाल को रीतिकाल ही एक्सेप्ट किया, कोई चेंजिंग नहीं। इन्होंने बताया 1600 से लेकर के 1800 ईस्वी। ये टाइम पीरियड अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट वाले का आपको याद रखना है, हाईलाइट कर लीजिए। आदिकाल मोस्ट, इसको मोस्ट कर लीजिए, इसको क्या करिए, मोस्ट, मोस्ट है। ठीक है, आदिकालीन का क्या है, मोस्ट है, और टाइम पीरियड क्या हो गया, सर ये ईस्वी में लिख रहे हैं। हाँ, ईस्वी में है। शुक्ल जी का ईस्वी में देखा जाए तो क्या है, 993 होगा ना, क्या होगा, 993। तो ये 7 वर्ष जोड़ करके सीधा सीधा कर दिए। ठीक है, और वो 1375 कर रहे थे तो उसमें कुछ जोड़ करके वो सीधे सीधे 14 कर दिए, टेढ़ा टेढ़ी नहीं उनको पसंद था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा बदले हैं, बाकी चीजें वही हैं। तो आदिकाल मोस्ट है, बस ये आपको जानना है।
1000 से 1400 ईस्वी, ठीक है। और रीतिकाल 1600 से 1800 ईस्वी। और चौथा इनका जो है, जो चौथा है आधुनिक काल, आधुनिक काल ये है आपका 1800 1952 ईस्वी। क्योंकि 1952 जो उन्होंने लिखा था 1952 में ही लिखे हैं, याद आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो 1952 उन्होंने दे दिया टाइप, ठीक है। बात समझ में आया? 1900 तो आधुनिक काल को, तो इसलिए इनका भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कौन इंपॉर्टेंस है इनका? आदिकाल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और राम कुमार वर्मा का कौन इंपॉर्टेंस है? तो वही पहला संधि काल और चारण काल, ठीक है। यहाँ पे आप मोस्ट लगाएंगे नहीं, ये लगा लीजिए मोस्ट, संधि काल चारण काल मोस्ट। यहाँ क्या करिए, मोस्ट लिख लीजिए, ये मोस्ट है, संधि काल चारण काल, ठीक है, राम कुमार वर्मा का। बाकी ये मोस्ट हो गया। अगला देख लेते हैं, एक दो और लोग का देख लेते हैं। गणपति चंद्र गुप्त का देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन, तो इन्होंने क्या काल विभाजन किया था उसको देखेंगे। गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन, पहला काल विभाजन देखिए, प्रारंभिक काल इन्होंने लिखा था। प्रारंभिक काल, और इसी को इन्होंने एक और नाम दिया था शून्य काल, ठीक है, प्रारंभिक काल या शून्य काल। और इन्होंने जो टाइम पीरियड लिखा था, पहला कवि किसको माने थे? वहीं से मानेंगे ना। हाँ, शालिभद्र सूरी, ठीक। पार्थेश्वर बाहुबली रास 1184 में लिखी गई थी, वही टाइम पीरियड इन्होंने स्वीकार किया। 1184 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक, ठीक है, 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। दूसरा इन्होंने टाइम पीरियड काल विभाजन किया, पूर्व मध्य काल, ठीक है। क्या किए? पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल। और इसका जो टाइम पीरियड इन्होंने लिखा 1350 से 1600 ईस्वी। तीसरा की बात करें तो इन्होंने लिखा उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। और यहाँ इन्होंने दिया 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी। और चौथा इन्होंने लिखा, देखिए रीतिकाल को ये कहाँ खत्म कर रहे हैं, 1857 पर, वही क्रांति पर ले जाकर खत्म कर रहे हैं। और इन्होंने लिखा चौथा आधुनिक काल, आधुनिक काल। और कहां से? 1857 से अब तक, 1857 ईस्वी से अब तक, ठीक है, 1857 से अब तक
इसमें मोस्ट कौन है? पहला मोस्ट है, ठीक है। एक तो ये मोस्ट है और दूसरा ये मोस्ट है। मोस्ट है ये 1857। आधुनिक काल गणपति चंद्रगुप्त कहाँ से मानते हैं? आधुनिक काल का प्रारंभ तो 1857 से ले जाते हैं, ठीक है। शुक्ल जी कहाँ से? उनका तो मोस्ट है ये 1868 से, ठीक है। लेकिन आधुनिक काल को वो 1843 मानते हैं, ठीक है, कि आधुनिक काल जो है 1843 से ही शुरू होता है, क्योंकि रीति काल को 1843 में वो क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त कहाँ खत्म कर रहे हैं? 1857 पर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक और देखते हैं, डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र, और डॉक्टर नागेंद्र को आप मोस्ट कर लीजिएगा। डॉक्टर नागेंद्र के डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन लिख लीजिए, का काल विभाजन, और इनको जो है मोस्ट कर लीजिए, मोस्ट, ठीक है। क्योंकि शुक्ल के इतिहास के काल विभाजन को या शुक्ल के इतिहास को इन्होंने ही आगे बढ़ाया, ठीक है। तो लिखेंगे, इन्होंने नाम दिया, कैसे नाम दिए हैं उसको देखिए, इसी वजह से ये मोस्ट हो जाते हैं। पहला इन्होंने दिया आदिकाल, आदिकाल, और टाइम पीरियड इन्होंने लिखा 7वीं शताब्दी मध्य, 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य, 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य। तो ऐसे ही लिखना है। आदिकाल को इन्होंने कहां से बताया? 7वीं शताब्दी मध्य, तो 7वीं शताब्दी मध्य का मतलब 650 हो गया, ठीक है। और 14वीं शताब्दी मध्य मतलब 1350 हो गया। भक्ति काल, भक्ति काल, भक्ति काल को इन्होंने माना। अब आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। भक्ति काल को इन्होंने लिखा 14वीं शताब्दी मध्य, 14वीं शताब्दी मध्य, ऐसे लिखिएगा जैसे ही लिखा गया है ऊपर। 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य, 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य, ठीक है। बात तीसरे की करें तो तीसरा इन्होंने नाम दिया रीतिकाल, स्वीकार किया है। और ये कहां से होगा? तो 17वीं शताब्दी मध्य से, 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य, 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य। चौथा इन्होंने लिखा आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल, और ये शुरू होता है 19वीं शताब्दी मध्य से, 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक, 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक, ठीक है। और आधुनिक काल को इन्होंने कई भागों में बांट दिया, क्योंकि इनका ग्रंथ कब है लिखा गया, बताएगा कोई? ये ग्रंथ ही डॉक्टर नागेंद्र ने कब संपादित किया? सर 1873।
नहीं 1973। हाँ 1973। तो जब 1973 में संपादित किए तो बाद के जो टाइम पीरियड है जहाँ शुक्ल जी ने समाप्त कर दिया था, बाद को भी इन्होंने क्या किया, इसमें रख दिया है। ठीक है, तो बाद वाले जो टाइम पीरियड है उसको इन्होंने कैसे बांटा, कैसे डिवाइड किया, उसको भी लिख लीजिए। यानी आधुनिक काल को भी इन्होंने बांट दिया। किसको बांट दिया? आधुनिक काल को। तो आधुनिक काल को बांट दिया। तो अब नीचे से लिखेंगे, अब यहाँ लिख रहे थे ना, यहाँ 4 हो गया होगा, अब यहाँ छोड़ करके यहाँ इसके नीचे 1 मत लिखिए, नहीं, आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिए 1। यहाँ लिखेंगे पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, ये आधुनिक काल का पहला भाग उन्होंने किया। पुनर्जागरण काल या आप लिख करके लिख लेंगे, हाँ, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। और समय सीमा उन्होंने बताया 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी। ठीक है, 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी। किसने बताया? नागेंद्र ने, डॉक्टर नागेंद्र। दूसरा देखिए, दूसरा, हाँ ऐसे लिख लीजिए, दूसरा ऐसे। ठीक है, दूसरा जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल, नाम देखिए, ये बार बार पूछा जाता है। जागरण सुधार काल किसका नाम, किस युग का नाम करो है? द्विवेदी युग का। आप लिख करके लिखिए, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। और समय क्या लिखेंगे? समय लिखेंगे 1900 से 1918 ईस्वी। ठीक है, 1900 से 1918 ईस्वी, यानी 18 वर्ष ये चला था। 1900 से 1918 ईस्वी। आगे देखेंगे, तीसरा छायावाद युग। छायावाद युग, छायावाद युग। इसका जो समय इन्होंने बताया 1918 से 1938 ईस्वी। छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी, चूंकि 36 ही बेस्ट माना गया है, ठीक है, पर इन्होंने 38 माना है। चौथा देखेंगे छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग इन्होंने माना 1938 ईस्वी से अब तक, यानी छायावाद के बाद का समय। छायावादोत्तर मतलब छायावाद के बाद का समय, तो 1938 से अब तक। ठीक है, इसका भी इन्होंने बंटवारा किया। छायावादोत्तर युग का भी इन्होंने क्या कर दिया, बंटवारा किया। ठीक है, तो 3, अच्छा ये गड़बड़ हो गए, इनको थोड़ा सुधार लीजिए कि 3 ऐसे मत लिखिए। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखिए, 4 ऐसे लिखिए। और चौथे जो छायावादोत्तर युग है, इसको भी इन्होंने बांटा। तो पहला देखेंगे, पहला इन्होंने क्या लिखा, प्रगति प्रयोग काल। क्या नाम दिया? प्रगति प्रयोग काल, यानी प्रगतिवाद युग और प्रयोग युग। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद
और प्रयोगवाद दोनों को एक ही में शामिल करके लिख दिए, प्रगति प्रयोग काल। ठीक है, और समय इन्होंने दिया 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी। और दूसरा जो इन्होंने खंड बनाया नवलेखन काल, नवलेखन काल, और इसको इन्होंने बताया 1953 से अब तक। ये किसके भाग है? छावोदोत्तर युग के हैं ये तीनों, सॉरी दोनों। ठीक है, तो ये हो गए किसका? डॉक्टर नागेंद्र का। डॉक्टर नागेंद्र मोस्ट है, ये आप जान लीजिए। एक और रह गया है, उसको हम लोग लिखेंगे दूसरे दिन। ठीक है, उसको हम लोग क्या जी सर। करेंगे? तो किसका रह गया? तो नागरिक प्रचारी सभा ने क्या माना है। ठीक है, उसी का छूटा है और किसी का नहीं लिखेंगे। नागरिक प्रचारी सभा का लिखेंगे कि नागरिक प्रचारी सभा ने आखिर किसे माना है। ठीक है, नागरिक प्रचारी सभा ने किसे माना है, इसे हमको क्या करना है? लिखना है। तो ये लिखेंगे हम कल ही। ठीक है, और कल लिखने के बाद सीधे हम लोग कहाँ चले जाएंगे? आदिकाल पे। ठीक है, जी सर। हाँ, आज समय भी हो गया होगा, ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फर्स्ट दिन ही हम बोर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो याद हो जी गया। सर। इम्पोर्टेंस कौन कौन रह गए एक बार देख लेते हैं चलते चलते। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन हमने देखा, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार देखा। 11 युगों में इन्होंने क्या किया? बांट दिया। अध्याय देखा जाए तो 12 है। ठीक है, तो जब भी पूछे कि ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा है तो 11 भाग बताएंगे। और इनका चारण काल मोस्ट है। ठीक है, चारण काल क्या है? मोस्ट है। और एक कौन मोस्ट है? रीति काव्य मोस्ट है। ठीक है, रीति काव्य यहाँ है, इसके बाद कोई मोस्ट नहीं है इनका। ठीक है, और इसमें 12 अध्याय हैं, ये आपको देखना है। इसके बाद देखें मिश्र बंधुओं का, तो इनका जो है ये मोस्ट है। आरंभिक काल, इन्होंने जो आरंभिक काल कहा है ये क्या है? मोस्ट है। और क्या मोस्ट है? एक और मोस्ट है, कौन वाला? तो यहाँ देखिए अलंकृत काल इन्होंने कहा है, ये मोस्ट है। ठीक है, 2 मोस्ट हो गए। इसके बाद परिवर्तन काल कहे हैं, ये भी मोस्ट है। और वर्तमान काल कहे हैं, ये भी मोस्ट है। ये आप जानते रहिए, टाइम पीरियड इसका जानते रहिए। किसका? परिवर्तन काल का। ये नहीं भी जानेंगे तो भी चलेगा, पर इसका समय आपको जानना है। ठीक है, पूछता है कभी कभी। इसके बाद आ जाइए रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल मोस्ट है ये तो। इनको तो इनको तो हर जगह ही रखना है मोस्ट। तो इन्होंने जो भी कह दिया सब मोस्ट है। ठीक है, क्या कह दिए? वीरगाथा काल। यहाँ क्या कह दिए? भक्ति काल। ये वाला नहीं पूछा जाएगा, ये पूर्व मध्यकाल शुक्ल ने कहा, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, भक्ति काल पूछा जाएगा, वीरगाथा काल पूछा जाएगा। ठीक है, आदिकाल पूछेंगे तो रामचंद्र शुक्ल को नहीं कहेंगे, ये पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ठीक है, बात समझे ना? नाम जो है जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुझाया है। इस संशोधन में उसको जो है दोहरा नामकरण, 2 बार नामकरण कर दिए, तो आदिकाल रखा है। अब देखेंगे उत्तर मध्यकाल, यहाँ रीतिकाल। तो रीतिकाल पे फोकस करना है। समय एकदम याद रखेंगे। समय आपको किसके अनुसार याद रखना है? शुक्ल जी के अनुसार याद रखना है। ठीक है, कहाँ तक? रीतिकाल तक। कहाँ तक? रीतिकाल तक। जैसे मान लीजिए अगर नाम नहीं दिया, बस पूछ लिया कि आदिकाल का समय सीमा क्या है, तो आपको शुक्ल वाला बताना है। बात समझ में आ रहा है ना? पूरे रीतिकाल का समय सीमा क्या है, तो आपको किसका बताना है? शुक्ल वाला बताना है। अगर नाम दे दिया तब तो ठीक ही ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय उत्थान, हाँ इसका देखिए समय, ये मोस्ट है। सब क्या है? मोस्ट है। ये सब क्या है? मोस्ट है। और उधर प्रथम उत्थान भी रहा होगा, वो भी क्या है? ये भी मोस्ट है।
ठीक है, ये सब मोस्ट है। राम कुमार वर्मा का ये संधि काल मोस्ट है, चरण काल मोस्ट है, समय सीमा उसका मोस्ट था, बाकी ये मोस्ट नहीं है। ठीक है, कुछ मोस्ट नहीं है इधर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखा जाए तो ये मोस्ट है। ठीक है, ये मोस्ट है, आदिकाल मोस्ट है। इसके बाद देखें गणपति चंद्रगुप्त का तो ये है, और एक टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो ये है, नहीं तो बस यही मोस्ट है ज्यादा, और उतना है भी नहीं। और नागेंद्र का सभी मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये शुक्ल जी का अनुसरण किए हैं तो सभी मोस्ट हो जाएंगे। और इसके बाद खत्म है। ठीक है, अब हम कल देखेंगे नागरी प्रचारित सभा का काल विभाजन किया। आखिर नागरी प्रचारित सभा ने काल विभाजन किसके अनुसार स्वीकार किया है, तो ये ध्यान रखना, ये भी शुक्ल जी के ही काल विभाजन को क्या किया है, स्वीकार किया है। कौन? नागरी प्रचारित सभा ने। ठीक है, बात समझ में आया? जो बृहत इतिहास लिखा गया है नागरी प्रचारित सभा के द्वारा, हाँ 16 भागों में, उसमें जो काल विभाजन किया गया है वो शुक्ल जी के अनुसार ही चला है। ठीक है, तो शुक्ल जी ने 4 ही भागों में बांटा था, तो 4 भागों में वो भी बांटे हैं, लेकिन आधुनिक काल को उन्होंने पूरा बांट दिया है। ठीक है, सिस्टम से, क्योंकि जब शुक्ल जी लिख रहे थे तो पूरा आधुनिक काल पूरा नहीं हुआ था, तो जितना हुआ था उन्होंने बांट दिया, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान करके। लेकिन नागरी प्रचारित सभा जब 2000 में जब उसको इतिहास ग्रंथ अपना पूरा किया है 2000 के बाद, तो उसने क्या किया, पूरे सिस्टम से, ठीक है, आधुनिक काल को भी बांट दिया है। तो उसी का बंटवारा करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कल आदिकाल में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे रोक देते हैं। और सर कल दोपहर वाली क्लास होगी? नहीं, दोपहर की कोई क्लास नहीं होगी, अभी कुछ दिन तक सिंगल क्लास चलेगी। ठीक है, अच्छा, अभी जो है कुछ दिनों तक जो